हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ये जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा रिसेप्टर। अल्फा आगे दो तरीके के हैं, बीटा आगे तीन तरीके के हैं। अल्फा जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं अल्फा और बीटा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका काम होता है, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अल्फा 1 की। जो ये अल्फा 1 रिसेप्टर है ये तीन जगह प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में, आई में और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। ठीक बात है। देखिए, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि डायमीटर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, दूसरा ये प्रेजेंट होता है आई में। तो मैंने आपको बताया था कि आई के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम मिड्रिएसिस करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मियोसिस करता है। तो आई के अंदर ये अल्फा 1 रिसेप्टर मिड्रिएसिस कर देगा। राइट, क्या कर देगा? मिड्रिएसिस। और मिड्रिएसिस का मतलब क्या होता है? डायलेशन ऑफ प्यूपिल। कैसे याद रखना है? डी से डायलेशन, किसका? प्यूपिल का। तो अल्फा 1 रिसेप्टर आई में प्रेजेंट होता है, ये प्यूपिल का डायलेशन कर देता है, यानी कि मिड्रिएसिस कर देता है। ठीक बात है। अल्फा 1 रिसेप्टर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में भी प्रेजेंट होता है। कैसे समझते हैं? देखिए, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे का जो पोर्शन है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहां पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको बोलते हैं। ये ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके पास जो यूरेथ्रा है इसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। तो अल्फा 1 रिसेप्टर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होंगे? यहां अल्फा 1 रिसेप्टर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर है जो यहां प्रेजेंट है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि डायमीटर को कम कर देते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है इसका? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। अगर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जो यूरिन ब्लैडर से पास हो रहा था वो कम होएगा। तो इसका मतलब जो यूरिन का आउटफ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो गया है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूरिन आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बीपीएच। बीपीएच का जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? जो ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड है इसका एनलार्जमेंट होता है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ये एनलार्ज हो गई, बाहर की तरफ से भी एनलार्ज हो गई, अंदर की तरफ भी एनलार्ज हो गई, अंदर की तरफ भी हो गई और बाहर की तरफ भी एनलार्ज होगी। तो बीपीएच के पेशेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ भी। तो जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका एनलार्जमेंट होने की वजह से जो ये यूरेथ्रा है इसके अंदर जो जगह बच रही है वो बहुत ही कम हो जाएगी। यानी कि जो यूरेथ्रा का डायमीटर है बीपीएच के कंडीशन में, बीपीएच के पेशेंट में कम हो जाएगा। ठीक है, अगर बीपीएच के पेशेंट को ऐसी दवाइयां दी गई जो अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगी। ठीक है, देखिए, बीपीएच के पेशेंट में ऑलरेडी यूरेथ्रा में जगह कम है, अगर उसको ऐसी दवाई दे दी जो अल्फा 1 रिसेप्टर को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में स्टिमुलेट कर दे तो क्या होगा? और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि और डायमीटर कम हो जाएगा। और डायमीटर कम हो जाएगा तो यूरिन क्या है? आउटफ्लो नहीं हो पाएगा यूरेथ्रा से, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही यूरिन जमा हो जाएगा और इस कंडीशन को बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, तो बीपीएच के पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा अगर हमने अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग दे दी तो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर बीपीएच के पेशेंट में ब्लॉक कर दिया तो क्या हो जाएगा? डायलेशन हो जाएगा, है ना। अल्फा 1 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से कॉन्ट्रैक्शन होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया डायलेशन हो जाएगा। तो बीपीएच के पेशेंट में हम अल्फा 1 ब्लॉकर यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर की। ओके, ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर है ये कहां प्रेजेंट होते हैं? देखिए, ये हमारा साइनेप्स है। साइनेप्स के आगे जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। साइनेप्स से पहले प्री साइनेप्टिक। तो पोस्ट साइनेप्टिक पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ये अल्फा 2 रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, यानी कि ये जो अल्फा 2 है ये यहां प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है? अल्फा 2।
तो अल्फा 2 रिसेप्टर की क्या लोकेशन है, ये प्रेजेंट होगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, यानी कि यहां प्रेजेंट होगा। अब इसका काम क्या है, जब भी अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो ये ब्रेक का काम करेगा। ब्रेक इन द सेंस जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होएगा उसको रिलीज नहीं होने देगा, तो यहां पर ब्रेक लगा देगा। मैंने क्या बोला, जब भी अल्फा 2 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का स्टिमुलेट होगा तो ये ब्रेक का काम करता है ना, ब्रेक का काम करता है, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को रोकने का काम करता है। देखिए ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में वासोडाइलेशन होता है जिसकी वजह से बीपी कम होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी को बढ़ाता है। ठीक है, ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर है ये सिंपैथेटिक एक्शन को कम कर देगा क्योंकि ये ब्रेक का काम कर रहा है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम तो बीपी को बढ़ा रहा था, अल्फा 2 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट हुआ तो ये घटा देगा इसको, सिंपैथेटिक सिस्टम को, यानी कि बीपी कम कर देगा। तो बीपी क्या कर देगा, कम कर देगा। कौन कर देगा, अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है वो बीपी को कम कर देगा। ठीक है, सॉरी यहां पे मैंने डिक्रीज लिखना है। ठीक है, तो बीपी को कम कर देगा। तो अल्फा 2 रिसेप्टर की लोकेशन हो गई प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये एक ब्रेक का काम करता है, ब्रेक करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होने देता है। ये बीपी को कम करने का काम करता है। और बीपी हम कब कम करना चाहेंगे, जब बीपी ज्यादा है। ज्यादा को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा हाइपरटेंशन में। जो दवाइयां अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं, वो ब्रेक लगा देंगी जिसकी वजह से बीपी कम हो जाएगा। और बीपी कब कम करना चाहेंगे, हाइपरटेंशन में। तो अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली दवाइयां हाइपरटेंशन में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक बात है, क्या एग्जाम्पल होंगे वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया। अब बात करते हैं बीटा 1 की। देखिए बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हार्ट में और किडनी के अंदर। ओके, हार्ट में ये 3 चीजें करता है। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, एक टेबल बनवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन और सिंपैथेटिक एक्शन को कंपेयर करके बताया था। तो आप वो पेज दोबारा खोल लीजिए और वहाँ पे देखिए कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है। वो 3 चीज़ों को बढ़ाता है। पहला रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को, कंडक्शन को बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। तो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होता है, 3 चीजों को स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट को, कंडक्शन को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। राइट, ये जो बीटा 1 रिसेप्टर है ये किडनी में भी प्रेजेंट होता है। किडनी में एक सेल होती है जेजी सेल, तो किडनी की जेजी सेल में बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एक एंजाइम को सिक्रेट करवाता है, उस एंजाइम का नाम है रेनिन। तो बीटा 1 रिसेप्टर जेजी सेल्स पर काम करता है और रेनिन को सीक्रेट करवाता है। ये जो रेनिन है ये एक पाथवे, एक पूरी की पूरी प्रोसेस को एक्टिवेट करता है जिसको हम बोलते हैं रास सिस्टम। रास सिस्टम, एक रास सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करता है ये रेनिन, जो कि कहां से निकला, जेजी सेल से। क्यों निकला, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर जेजी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। जब जेजी सेल्स के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो रेनिन सीक्रेट होगा और रेनिन का सीक्रेशन रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब ये रास सिस्टम क्या है, ये आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपने रास सिस्टम के बारे में 11th या 12th के अंदर सुना होगा। ठीक है, जो हमारा 11th के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर आता है और हम पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में, वहां पे आपने रास सिस्टम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ये वही रास सिस्टम है। होता क्या है, ठीक है, डिटेल में आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा जो बीटा 1 रिसेप्टर है हार्ट और जेजी सेल्स में प्रेजेंट होता है। यहां पर रेनिन का सीक्रेशन कराएगा, हार्ट में 3 चीजों को स्टिमुलेट करेगा। दिस इज बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन सारी जगह पर। कैसे, लंग्स में क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। ठीक है, यहां पे करेगा रिलैक्सेशन, किसका, ब्रोंकाई का। तो ब्रोंकाई को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। जीआईटी में जो हमारी जीआईटी उसको रिलैक्स कर देगा, यानी कि जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी। ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा, यूट्रस को रिलैक्स कर देगा। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि ये हम सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं,
है ना। और पहले हमने क्या पढ़ा था, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन और सिंपैथेटिक एक्शन वो आपको याद होनी चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या करता था, हार्ट को डिप्रेस करता था, बाकी सारी जगह स्टिमुलेट करता था। सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को स्टिमुलेट करता था, बाकी सारी जगह डिप्रेस करता था। ठीक है, तो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई का रिलैक्सेशन हो जाएगा। रिलैक्सेशन हो जाएगा तो कहां यूज कर सकते हैं, अस्थमा में। अस्थमा में यूज कर सकते हैं। अस्थमा में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहां पर हम ऐसी दवाई दे देंगे जो बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सके। बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स के अंदर स्टिमुलेट हुआ तो ब्रोंकाई का रिलैक्सेशन हो जाएगा और अस्थमा के पेशेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जीआईटी में रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी कि जो मोटिलिटी है जीआईटी की वो कम हो जाएगी। अगर जीआईटी की मोटिलिटी कम हो गई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। राइट। ब्लैडर के अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो ब्लैडर भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और ब्लैडर हम कहाँ रिलैक्स करना चाहेंगे, ओवर एक्टिव ब्लैडर में। कोई पेशेंट है जिसका ब्लैडर ओवर एक्टिव है, हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर हम ब्लैडर को रिलैक्स करना चाहेंगे। ठीक है, हमने पीछे दवाइयाँ पढ़ी थी जो ब्लैडर को रिलैक्स करती है एंटीकोलिनर्जिक में। क्या निमोनिक था, सॉफ्ट ब्लैडर, है ना, सॉफ्ट ब्लैडर के लिए सोलिफिनेसिन, डेरिफिनेसिन, पीछे देखना वो भी क्या करती थी, ब्लैडर को रिलैक्स कर देती थी, वो थी एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां। और यहां पे हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक। ओके, तो डिफरेंस है, ध्यान से देखना। ओके, तो यहां पर ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा, यूज कहां करेंगे, ओवर एक्टिव ब्लैडर में। यूट्रस भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो यूट्रस में प्रेजेंट होगा। अगर यूट्रस के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो यूट्रस क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और यूट्रस के रिलैक्सेशन को एक टर्म दी जाती है, इसको बोलते हैं टोकोलिटिक इफेक्ट। टोकोलिटिक इफेक्ट, टोकोलिटिक इफेक्ट का मतलब होता है यूट्रस का रिलैक्सेशन। तो यूट्रस के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि टोकोलिटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हम यूट्रस को कहाँ रिलैक्स करना चाहेंगे, इसको रिलैक्स करना चाहेंगे प्री टर्म लेबर में। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वो पूरा का पूरा मैच्योर होता है, उसके बाद ही डिलीवरी होती है। ठीक बात है। और डिलीवरी कैसे होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चा डिलीवर हो जाता है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद होता है। अगर बच्चा पहले ही अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया, बच्चा तो मैच्योर नहीं हुआ है लेकिन पहले ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया, यानी कि वो इतना कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया कि वो डिलीवरी हो जाएगी। अगर प्री मैच्योर बच्चा डिलीवर हो गया तो क्या होगा, वो मर जाएगा, जी नहीं पाएगा, क्योंकि वो मैच्योर है नहीं। तो प्री मैच्योर लेबर अगर हुआ है तो वहां पे हम यूट्रस को रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, तो इसका यूज कहां किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा प्री मैच्योर लेबर में, प्री टर्म लेबर में। ठीक है, तो प्री टर्म जो लेबर होता है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्लड वेसल्स। बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स के अंदर अगर स्टिमुलेट हुआ तो ये इसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन, स्पेलिंग चेक कर लेना, ये आएगी स्पेलिंग, डायलेशन हो जाएगा। ठीक बात है। स्केलेटल मसल के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होगा तो यहां पर ट्रेमर्स हो जाते हैं। ठीक है, लीवर के अंदर भी बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीटा 2 रिसेप्टर। यहां पे आपने एक बात ध्यान से गौर की होगी, जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। बीटा 2 रिसेप्टर भी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, क्या करेगा, डायलेशन करेगा। यहां तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा, वहां डायलेशन हो रहा, दोनों कहां प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में। तो ये क्या चक्कर है। ठीक है, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या डायलेट होंगी, क्योंकि है तो दोनों ही प्रेजेंट ना। तो अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्लड वेसल्स क्या होगी, डायलेट होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका जवाब भी हम अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले। ठीक है, पहले बात करते हैं बीटा 3 के बारे में। देखिए ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जो बीटा 3 है वो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये करता है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस यानी कि फैट को तोड़ता है। ओके, और फैट को तोड़ेगा तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, मोटापे को कम करने के लिए। ठीक है, जब हमें पता चला कि जो बीटा 3 रिसेप्टर एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट है वो फैट को तोड़ता है, तो हमारी आंखें चमक गई कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, मोटापे को कम करने के लिए। तो हम ऐसी दवाई बनाने लग गए जो कि एडिपोज टिश्यू पर काम करे और बीटा 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सके, ताकि लाइपोलाइसिस हो, फैट का ब्रेकडाउन हो और मोटापा कम किया जा सके। लेकिन
काफ़ी सारे साल हो, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने, काफ़ी साल हो गए, करीब 30 से 40 साल हो गए, हम ऐसी दवाई डेवलप कर ही नहीं पाए जो कि बीटा 3 रिसेप्टर पर काम कर सके, जो एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, तो ऐसी दवाई अभी तक कोई बनी नहीं है। ओके, सेकंड, बीटा 3 रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट होता है। अगर ये रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर में स्टिमुलेट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, और इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर में। ठीक है, और दवाई का क्या नाम है, दवाई का नाम है मीराबेग्रोन। एक दवाई है मीराबेग्रोन करके दवाई है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बीटा 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और ब्लैडर को रिलैक्स कर देती है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ओवर एक्टिव ब्लैडर में। तो मीराबेग्रोन को कैसे याद करोगे, मीराबेग्रोन यानी कि मेरा ब्लैडर गोन। ठीक है, इसे याद कर सकते हो, मीराबेग्रोन, जो कि बीटा 3 पर काम करती है। ठीक है, यहाँ पर भी है ब्लैडर। अगर कोई दवाई ब्लैडर पर काम करे और बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे तो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसको भी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर में। तो दवाइयों के बारे में आगे की कहानी में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे ये रिसेप्टर खत्म हो गए, यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, ब्लड वेसल्स की। ठीक है, ये देखते हैं क्या कहानी है। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम अच्छे से थोड़ा सा समझ पाए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आई होप आपने नोट कर ली होगी। ओके, अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में कि सिंपैथेटिक सिस्टम अगर एक्टिवेट हुआ तो वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा या फिर वासोडाइलेशन करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर भी प्रेजेंट है जो कि वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल्स में बीटा 2 भी है जो कि वासोडाइलेशन करता है। तो अल्फा 1 करेगा वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा 2 करेगा वासोडाइलेशन। ओके, अब देखिए एक चीज हम सपोज करते हैं, मान लिया आपके सामने शेर आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहला तो आप शेर के साथ लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप वहां से भागोगे, भागने के लिए क्या चाहिए, ढेर सारी सप्लाई चाहिए ब्लड की, है ना, कहां पर, मसल्स में, क्योंकि आप भागोगे तो आपकी मसल्स को काम करना है। तो मसल्स के अंदर ढेर सारी सप्लाई चाहिए ब्लड की। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी मसल्स में जो ब्लड जा रहा है, जो ब्लड वेसल जा रही है, उनको डायलेट कर देगी, तो वासोडाइलेशन कर देगी। ठीक है, क्योंकि आपको भागना है वहां से, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है, उसे बचना है। ओके, मसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, वासोडाइलेशन हो जाएगा। ओके, अब आप भाग तो रहे हो, आपको थकना भी नहीं है, तो आपके हार्ट को भी लगातार काम करना है, तो हार्ट को भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए, तो हार्ट के अंदर भी क्या है, वासोडाइलेशन हो जाएगा। तो मसल और हार्ट के अंदर वासोडाइलेशन हो जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई चाहिए। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जब आपकी बॉडी को पता चला कि सामने शेर है, तो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, और सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, मसल और हार्ट के अंदर वासोडाइलेशन कर देगा ताकि ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो, आप वहां से भाग पाओ। ओके, ये चीज होगी। अब दूसरा, तो इन दो चीजों में, मसल और हार्ट में हमें ज्यादा ब्लड चाहिए। ओके, तो डायलेशन हो गया, और डायलेशन किसकी वजह से होता है, बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से होता है। तो मसल और हार्ट के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों में अल्फा 1 भी प्रेजेंट है, बीटा 2 भी प्रेजेंट है, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वासोडाइलेशन होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में दोनों ही रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 भी, बीटा 2 भी, लेकिन ब्लड वेसल्स में कौन सा रिसेप्टर ज्यादा है उसकी वजह से एक्शन आएगा। अल्फा 1 ज्यादा है तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, बीटा 2 ज्यादा है तो वासोडाइलेशन हो जाएगा। तो मसल और हार्ट के अंदर बीटा 2 ज्यादा होता है, इस वजह से वासोडाइलेशन हो जाता है। ठीक है, ब्लड की सप्लाई मसल और हार्ट में ज्यादा पहुंचा दी जाती है क्योंकि आपको वहां से इमरजेंसी से भागना है, क्योंकि आपके सामने शेर आ गया है। ठीक है, अब मसल और हार्ट में तो चाहिए हमें ब्लड ज्यादा। ठीक है, अब ब्लड तो आपकी बॉडी में कितना है, 5 लीटर। अब ऐसा तो है नहीं, आपने शेर को देखा और ये जो 5 लीटर ब्लड है ये 10 लीटर हो गया। अगर ज्यादा ब्लड इनके पास जा रहा है तो और सारे पोर्शंस में कम ब्लड की सप्लाई होगी, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में
बॉडी क्या कर देगी, वासो कंस्ट्रिक्शन कर देगी, ताकि क्योंकि यहाँ पर ब्लड की जरूरत नहीं है। ब्लड की जरूरत कहाँ है, मसल और हार्ट में, क्योंकि आपको भागना है लगातार और थकना नहीं है। ब्लड की सप्लाई यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, इसलिए बॉडी आपकी यहाँ पर वासो डायलेशन कर देगी और यहाँ पर वासो कंस्ट्रिक्शन कर देगी। यहाँ पर वासो कंस्ट्रिक्शन हुआ किसकी वजह से हुआ, अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर। तो बात समझ में आई। मसल एंड हार्ट में बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं किस तरीके से, थोड़ा सा आपको समझ में आए। मसल और हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है ज्यादा, बीटा 2। ठीक है, और यहां क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा 1। ठीक है, ये है कहानी पूरी की पूरी। ये मैंने आपको स्टार मार्क कर दिया। अल्फा 1 ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, बीटा 2 भी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, मसल और हार्ट में दोनों प्रेजेंट है। सारी जगह पर जितनी भी ब्लड वेसल्स है दोनों रिसेप्टर प्रेजेंट है। डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा है, तो मसल और हार्ट में बीटा 2 ज्यादा है, इस वजह से वासो डायलेशन हो जाएगा। स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा क्योंकि अल्फा 1 ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब बात आती है सीएनएस की। जब शेर आपके सामने आया तो सीएनएस के अंदर क्या होगा, सीएनएस के अंदर जो ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर है ये ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ना तो ब्लड की सप्लाई ज़्यादा चाहिए ना ब्लड की सप्लाई कम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सीएनएस में तो ये बराबर होते हैं। बाकी मसल और हार्ट में बीटा 2 ज़्यादा, बाकी सारी जगह क्या होगा, अल्फा 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद करनी है। ठीक है, अब याद कैसे रखना आपको, अल्फा 1 वासो कंस्ट्रिक्शन करेगा, बीटा 2 वासो डायलेशन करेगा। याद कैसे रखोगे, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपको ABCD याद कर लेनी, A, B, C और D। A हमारा फर्स्ट लेटर है तो A1 लिख सकते हैं, B हमारा सेकंड है तो B2 लिख सकते हैं, A यानी कि अल्फा, B यानी कि बीटा, तो A1 यानी कि अल्फा 1, तो अल्फा 1 क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, B2 बीटा 2 क्या करेगा, डायलेशन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अल्फा 1 क्या करेगा और बीटा 2 क्या करेगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने बात की एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।